ममता के देवर की शादी थी। पिछले 10 सालों से ममता इस घर की बहू थी और इस घर का सारा बोझ अपने कंधों पर अकेला उठा रखा था। सास ससुर ने ममता की शादी होते ही सारी जिम्मेदारी ममता के कंधों पर डाल दी थी और 10 साल से ममता सब कुछ अच्छे से संभाल रही थी। अब ममता की देवरानी आने वाली थी। ममता बहुत खुश थी कि अब उसका साथ देने के लिए उसकी देवरानी आने वाली है और दोनों देवरानी जेठानी मिलकर बहुत अच्छे से पूरा घर संभाल लेंगी। उधर ममता की देवरानी पिंकी के मायके में पिंकी की भाभी और माँ ने पिंकी को अच्छे से समझा दिया था कि देख, तेरी जेठानी ममता पिछले 10 सालों से उस घर की बहू है और उसने पूरे घर को अपने कब्जे में ले रखा होगा और सारा कुछ ममता के हाथों में होगा और वह उस घर की अकेली मालकिन है पिछले 10 सालों से। तेरे जाने से उसे नुकसान तो होगा ही और वह कोशिश करेगी तेरे ऊपर सारा काम डालकर खुद घर की मालकिन बनी फिरे। तो तू ज़रा सावधान रहना और अपनी जेठानी से बचकर रहना और उसके हुक्म पर मत चलना। पिंकी ने अपनी माँ और भाभी की बातों को बहुत अच्छे से गांठ बांध लिया था और सोच लिया था कि वह अपनी जेठानी ममता से बिल्कुल भी दबने वाली नहीं है। जैसे ममता उस घर की बहू है, वह भी उस घर की बहू बनने जा रही है और उसका भी बराबर का हक होगा। यही सब सोचकर पिंकी विदा होकर अपने ससुराल आ चुकी थी। 1-2 दिन तो शादी की रस्मों में निकल गए और ममता अकेले ही सारा घर और सब कुछ संभाल रही थी। जिस तरह से ममता पूरे घर को अकेले संभाल कर रखी हुई थी, पिंकी देखकर घबरा रही थी कि इतना सब कुछ वह अकेले कैसे करेगी। अब पिंकी की पहली रसोई की रस्म थी। ममता पिंकी को लेकर रसोई घर में गई और पिंकी से बोला, यहाँ पर सारा सामान रखा हुआ है, तुम खीर बना लो, साथ में आलू की सब्जी और पूरियाँ बना लेना। सिंपल खाना सही रहेगा। वैसे भी सब लोग थके हुए हैं, तुम भी थकी हुई होगी, तो ज़्यादा काम धाम करने से अच्छा है पूरी खीर और आलू की सब्जी बना लो। सबको बहुत पसंद भी है और तुम्हें भी ज़्यादा झंझट नहीं होगा। सारा सामान मैंने यहाँ पर रख दिया है। पिंकी ने सोचा ममता जानबूझकर सिंपल खाना बनवा रही है ताकि सब सोचे कि पिंकी को कुछ भी नहीं आता। ममता के किचन से निकल जाने के बाद पिंकी ने तुरंत अपने मायके अपनी भाभी को फ़ोन लगाया और बताया कि आज पहली रसोई में उसकी जेठानी ने उसे खीर पूरी और आलू की सब्जी बनाने को बोला है। तो उसकी भाभी ने भी वही बात बोली, यह तुम्हारी जेठानी ने जानबूझकर किया है ताकि तुम्हारे ससुराल वालों को ऐसा लगे कि तुम्हें ज़्यादा कुछ घर के काम नहीं आते और तुम उसकी बात क्यों मानोगी। वह कोई तुम्हारी सास थोड़ी ना है। तुम्हें जो भी दिल करे वह बनाओ, बल्कि कुछ अच्छा सा बनाओ। पिंकी ने बोला, बिल्कुल भाभी, मैं भी यही सोच रही हूँ। पिंकी ने फ़ोन रख दिया और सोचने लगी कि वह क्या बनाए। उसने फ्रिज खोलकर देखा, फ्रिज में पनीर रखा हुआ था। उसने किचन से अच्छे से मुआयना किया तो उसे किचन में उसकी ज़रूरत का सारा सामान मिल गया। पिंकी ने सोचा वह कढ़ाई पनीर, नान, वेज पुलाव और मीठे में गुलाब जामुन बनाएगी। सब कुछ पिंकी अपने मायके से सीख कर आई थी। उसे लग रहा था कि ममता ने जानबूझकर इतना सिंपल खाना बनवाना चाहा ताकि उसकी बेइज्जती हो सके। पिंकी ने अपने अनुसार खाना बनाना शुरू कर दिया और सोचा वह बहुत अच्छा खाना बनाकर दिखाएगी। पिंकी ने खाना बनाना शुरू किया। पिंकी ने यह सब कुछ पहले बनाया तो था, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, सिर्फ सीखने के उद्देश्य से, और इस वजह से सब कुछ बहुत अच्छा बना था। पर आज उसे वही सब कुछ बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाना था क्योंकि घर वाले के साथ साथ कुछ मेहमान भी थे। पिंकी ने जब ज़्यादा मात्रा में खाना बनाना शुरू किया तो सब कुछ गड़बड़ होने लगा। उसे किसी भी सामग्री का अंदाज़ा नहीं लग रहा था कि वह क्या और कितना डाले। सबसे पहले उसने कढ़ाई पनीर बनाने की सोची, लेकिन सारे मसाले उसने बेतुके ढंग से डाल दिए और अगर इतना ज़्यादा पनीर एक साथ डालने पर सारे पनीर टूट गए और उनका हलवा बन गया। पिंकी की तो हालत ख़राब हो रही थी। सब्जी का हाल देखकर उसे समझ में नहीं आया कि इतनी ज़्यादा गड़बड़ कैसे हो गई। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। उसने सोचा चलो जल्दी से पुलाव बना लेती हूँ, शायद वह अच्छा बन जाए। और पिंकी ने वेज पुलाव बनाना शुरू कर दिया, लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में पुलाव उसने पहले कभी नहीं बनाया था। जब उसने पुलाव को खोल कर देखा तो उसमें ना कोई रंगत थी और ना ही वह खिले खिले बने थे, बल्कि वह पुलाव नहीं खिचड़ी लग रहा था, वेज खिचड़ी। पिंकी को तो अब सच में रोना आ रहा था। उसने थोड़ा सा चम्मच में लेकर टेस्ट किया तो स्वाद बिल्कुल ही बेकार आ रहा था। पिंकी ने नान के लिए आटा लगाया था। उसे खोलकर जब देखा तो उसकी भी हालत बुरी थी। वह नान का आटा नहीं बल्कि पूरियों का आटा लग रहा था, क्योंकि नान का आटा गूँथकर काफ़ी देर तक रखना पड़ता है। लेकिन पिंकी ने इस बारे में सोचा ही नहीं था। अब तो पिंकी को समझ में आ चुका था कि सब कुछ गड़बड़ हो चुका है।
तो गुलाब जामुन बनाकर वह क्या ही करेगी, और क्या गारंटी है कि गुलाब जामुन सही बन जाएंगे। उसने तुरंत अपनी भाभी को फ़ोन लगाया और किचन का सारा हाल बताया। उसकी भाभी ने बोला, अब क्या करेगी, तूने तो सारी गड़बड़ कर दी। इससे तो तेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी और तेरी जेठानी को तेरा मजाक बनाने का मौका मिल जाएगा। पिंकी ने अपनी भाभी से बोला, भाभी अब तुम ही कुछ आइडिया दो, मैं क्या करूं, मेरी तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। पिंकी की भाभी ने बोला, अब मैं क्या करूं, पिंकी तू तो दूसरे शहर में भी है, नहीं तो मैं कुछ सोचती भी। अब तू एक काम कर, चुपचाप आसपास के किसी होटल से खाना मंगवा ले और उसे प्लेट में डालकर सर्व कर देना। किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं कि तूने नहीं बनाया है। पिंकी ने बोला, लेकिन मैं तो इस शहर में बिल्कुल नहीं हूँ, मैं कैसे किसी से मंगवा लूँ। तो पिंकी की भाभी ने बोला, अरे मोबाइल देखना, आजकल सब कुछ मिल जाता है, तू होम डिलीवरी करवा ले और चुपचाप चुपके से ले लेना। पिंकी ने सोचा, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है। लेकिन जितना आसान पिंकी और उसकी भाभी सोच रहे थे, उतना आसान सब कुछ नहीं था। पिंकी को तो अभी अपने ससुराल का एड्रेस तक पता नहीं था। वह किस एड्रेस पर होम डिलीवरी करवाती। उसका पति भी कहीं बाहर गया हुआ था, नहीं तो उसकी मदद ले सकती थी। जेठानी की मदद लेना उसे गवारा नहीं था, नहीं तो उसकी बेइज्जती हो जाती। सास को कुछ बताने की उसकी हिम्मत नहीं थी। पिंकी अब बहुत ज़्यादा बेचैन हो चुकी थी। उसे लग रहा था उसे अपना बेकार खाना ही सबके सामने परोसना पड़ेगा और उसकी बेइज्जती होना तो अब तय ही है। तभी पिंकी की जेठानी रसोई में आ गई। पिंकी से बोली, पिंकी खाना तैयार हो गया, चलो सब लोग खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। जेठानी को देखते ही पिंकी घबरा गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। ममता ने पूछा, क्या हुआ पिंकी, खाना नहीं बना क्या? अभी पिंकी ने कुछ बोला नहीं था तो ममता ने खुद ही किचन देखना शुरू किया और उसके द्वारा बनाया गया खाना देखकर ममता का दिमाग घूम गया। उसने बोला, यह तुमने क्या किया पिंकी? मैंने तुमसे एक सिंपल आलू की सब्जी, पूरी और खीर बनाने को बोला था और तुमने इतना सब कुछ बनाया। वह भी देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। मैं समझ सकती हूँ इतनी ज़्यादा मात्रा में तुमने पहले कभी खाना नहीं बनाया होगा, इसलिए यह सब गड़बड़ हो गई है। इसीलिए मैंने तुमसे सिंपल पूरी सब्जी और खीर बनाने को बोला था। पिंकी के पास ममता की बातों का कोई जवाब नहीं था। पिंकी ने बोला, भाभी मुझे लगा कि पूरी सब्जी और खीर बहुत ही सिंपल होगा और मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए मैंने कुछ अच्छा बनाने की सोची। ममता ने बोला, तो बन गया तुम्हारा अच्छा? पिंकी, मुझे बहुत अच्छे से पता है, कोई भी लड़की शादी से पहले बहुत ज़्यादा किचन का खाना बनाने का काम नहीं करती, वह भी इतनी ज़्यादा मात्रा में तो बिल्कुल भी नहीं। यह सब गड़बड़ियाँ तो होनी ही थी। यह सब कुछ वक्त के साथ धीरे धीरे अनुभव से आता है। मैं भी जब तुम्हारी तरह इस घर में आई थी तो सासू माँ ने मेरे ऊपर इसी तरह से पकवान बनाने की जिम्मेदारी डाली थी और मैंने भी ऐसी ही गड़बड़ की थी और मेरी बहुत बेइज्जती भी हुई थी। मैं नहीं चाहती थी पिंकी कि जो बेइज्जती मैंने झेली थी वह तुम भी झेलो, इसलिए मैंने तुमसे सिंपल खाना बनाने को बोला था और वह खाना तुम आसानी से बना सकती थी क्योंकि उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि ज़्यादा मात्रा में बनाने पर ख़राब होती। लेकिन तुमने मुझसे पूछे बिना ही अपना दिमाग चला लिया, यह सोचकर कि तुम मेरी बात क्यों मानोगी। आखिर तुम भी इस घर की बहू हो जैसे कि मैं हूँ। अब सोच लो क्या करना है। पिंकी ने बोला, मैं क्या बोलूँ, जो गड़बड़ होनी थी वह तो हो चुकी है। अब वही खाना सबको परोस देती हूँ, थोड़ी बातें सुननी पड़ेंगी, पर मेरे पास अब कोई चारा भी तो नहीं बचा। ममता ने बोला, रुको मैं कुछ करती हूँ, कुछ सोचने दो। ममता की सास बहुत ही दबंग औरत थी और बहुओं को बहुत दबा कर रखती थी। पिंकी तो नहीं थी, पर ममता को अपनी सासू माँ का अंदाज़ा था और उसे यह भी पता था कि सासू माँ को पता चल गया कि पिंकी ने खाना खराब कर दिया है तो वह बहुत ही बवाल मचाएंगी, क्योंकि अपने वक्त में वह यह सब कुछ देख चुकी थी। सासू माँ का गुस्सा, और वह नहीं चाहती थी कि पिंकी को भी वह सब कुछ देखना पड़े। ममता ने चुपके से सासू माँ के मोबाइल से अपनी मौसी सास को मिस्ड कॉल लगा दिया। थोड़ी देर के बाद मौसी सास का फ़ोन आ गया और सासू माँ मौसी सास से बात करने में बिजी हो गई। ममता ने बोला, अब कम से कम 1 घंटा सासू माँ और मौसी सास की बातें होंगी। ममता ने बोला, अब तू जल्दी से खीर बना ले, क्योंकि खीर बनाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं जल्दी से पूरी और सब्जी बना लेती हूँ। पिंकी ने बोला, खीर चढ़ाकर मैं आपकी मदद कर देती हूँ। ममता ने बोला, नहीं तू रहने दे, तुझे अंदाज़ा नहीं होगा और तू फिर से कोई गड़बड़ कर देगी। मैं यह नहीं बोल रही हूँ कि तुझे खाना बनाना नहीं आता, पर इतना ज़्यादा खाना तूने कभी बनाया नहीं होगा, धीरे धीरे अनुभव से आता है। मैं पूरी सब्जी बना लूँगी, तू खीर बना ले, और हाँ, चीनी डालने से पहले एक बार मुझे दिखा लेना। पिंकी ने जल्दी से खीर चढ़ा दी और उसे अभी भी लग रहा था कि मदद के बहाने उसकी जेठानी उसे ताना ही मार रही है।
जब तक सासू माँ मौसी सास से बात कर रही थी, ममता ने जल्दी से पूरी और आलू की सब्जी बना दी और पिंकी ने खीर बना लिया। तब तक सासू माँ रसोई में आ गई और बोली, क्या कर रही हो पिंकी, अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ क्या? तो पिंकी ने बोला, नहीं मम्मी, खाना तैयार हो गया है, हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि आप खाना परोसने के लिए बोले। तो पिंकी की सासू माँ ने बोला, तो अब देर किस बात की, जल्दी से खाना लगाओ, सबको बहुत ज़ोर की भूख लगी है। और पिंकी और ममता ने मिलकर सबको खाना लगा दिया। सबने पूरी सब्जी की बहुत तारीफ़ की और बोला कि पूरी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। खीर के बारे में किसी ने कुछ खास नहीं बोला। पिंकी को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि असलियत में तो उसने बस खीर ही बनाई थी, जिसको कि ज़्यादा तारीफ नहीं मिली थी। पिंकी को लगा कि जेठानी से पूछकर चीनी डाली थी, ज़रूर उन्होंने जानबूझकर चीनी को कम या ज़्यादा डलवाया होगा, जिसकी वजह से खीर खराब हो गई होगी। जब पिंकी और ममता खाना खाने के लिए बैठी, तो खीर में बस चीनी ही बराबर मात्रा में पड़ी थी। दूध और चावल का तो कोई मेल ही नहीं था, और ना ही चावल सही ढंग से पके थे। पिंकी को समझ में आ गया कि पाक कला में अपनी जेठानी का सामना करना बहुत ही मुश्किल है, और उसकी जेठानी को बहुत ही अच्छा खाना बनाती है और बहुत ही अच्छा अंदाज़ा है उसे तेल और मसालों का। अगले दिन पिंकी ने अपने मायके फ़ोन करके अपनी माँ को अपनी पहली रसोई का हाल बताया। तो उसकी माँ ने बोला, हाँ, तेरी जेठानी ने तेरी मदद कर दी होगी, यह दिखाने के लिए कि वह बहुत ही अच्छी है। पर उसकी मीठी मीठी बातों में मत आना, वह इसी तरह से तुझे झांसे में लेगी और अपना उल्लू सीधा करेगी। तू बस यह सोच कि जिस तरह से वह उस घर की बहू है, तू भी उस घर की बहू है और बराबर की हकदार है। तो हर मामले में अपनी जेठानी की बराबरी रखना। किसी मामले में जेठानी से दबने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वह कोई तेरी सास नहीं है बल्कि जेठानी है। पिंकी ने बोला, हाँ माँ, बिल्कुल, हम दोनों का इस घर पर बराबर का हक है, तो फिर जेठानी से दबना कैसा? कुछ देर के बाद ममता पिंकी के पास आई और बोली, देखो पिंकी, हमारी सासू माँ बहुत ही दमक महिला है। अभी भी वह इतनी दमक है, तो सोचो आज से 10 साल पहले उनका रूप क्या रहा होगा। उस वक्त उनकी उम्र भी अभी से 10 साल कम ही थी, बिल्कुल तगड़ी थी वह, और मेरा तो जीना ही मुश्किल कर रखा था। मैंने कैसे शुरू के 4-5 साल काटे हैं वह मैं ही जानती हूँ। हमारी सास घर में कोई भी काम नहीं करती, बल्कि बस हुक्म चलाती है और बहुओं को अपना गुलाम समझती है। मैंने तो झेला है, पर मैं नहीं चाहती कि तुम भी झेलो, इसलिए मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर पूरा घर अच्छे से संभाल लेंगे, जिसे आज तक मैं अकेले संभाल रही थी। पिंकी मन ही मन सोच रही थी कि आप अकेले ही संभाल रही थी और अब आप अकेली ही मालकिन बनना चाहती हैं, इसलिए सासू माँ के खिलाफ मुझे भड़का रही हैं। लेकिन मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। पिंकी ने भी हंसकर बोला, हाँ दीदी, क्यों नहीं। ममता ने बोला, देखो पिंकी, इस घर में बहुत काम है, तुम अभी नहीं हो, तुम्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं है। सासू माँ कुछ करेंगे नहीं, बस उन्हें हर काम वक्त पर चाहिए। हाँ, पर वह कभी हिसाब भी नहीं लेंगी कि काम किसने किया है, बस काम होना चाहिए। वह महीने के खर्च के पैसे दे देती हैं और फिर भूल जाती हैं। बस सारे काम सही सही होने चाहिए। एक काम करो, तुम रसोई देख लेना, बाकी घर मैं संभाल लूँगी। रसोई संभालना आसान होता है, तुम्हें घर के अंदर ही सारे काम देखने होंगे, और साथ ही साथ तुम्हारी पाक कला भी अच्छी हो जाएगी, जो कि अभी थोड़ी कच्ची है। फिर धीरे धीरे मैं तुम्हें बाकी काम भी बता दूंगी। अभी तुम रसोई से शुरुआत करो, क्योंकि पहले पाक कला अच्छा करो, नहीं तो कल को किसी न किसी से ताना ज़रूर सुन लोगी। पिंकी ने बोला, ठीक है दीदी। पिंकी ने जब यह सारी बातें अपनी माँ और भाभी को बताई, तो उन्होंने बोला, वाह, तेरी जेठानी तो बहुत ही चालाक निकली, तुझे रसोई में झोंक दिया और खुद सारे पैसों का हिसाब किताब ले लिया और घर की सारे फैसले लेने वाली मालकिन बन गई। देख, कर लिया ना उसने अपना काम। पिंकी भी अपनी माँ और भाभी की बातों में आ गई, क्योंकि पिंकी की माँ और भाभी लगातार पिंकी के मन में यही बात डाल रही थी कि यदि जेठानी की बातों में रही तो तेरी उस घर में कोई इज्जत नहीं रह जाएगी और तू उसकी नौकर बनकर रहेगी। कुछ दिनों के बाद पिंकी ने ममता से कहा, दीदी, मैं रसोई नहीं संभालने वाली, आप रसोई देख लेना, मैं घर के बाकी काम देख लूँगी, आप मुझे बता दो क्या करना है। ममता को बड़ा ही अजीब लगा, क्योंकि पिंकी अभी तक अच्छे से खाना बनाना भी नहीं जानती थी। लेकिन ममता ने बहस करना ज़रूरी नहीं समझा और पिंकी को बाकी के सारे काम बता दिए और बोला, ठीक है, मैं रसोई देख लूँगी, मेरे लिए तो आसान ही है। अगले दिन सुबह सुबह 5 बजे दूध वाला आ गया और डोरबेल बजाया जा रहा था। ममता ने जाकर पिंकी का बेडरूम नॉक किया और बोला, दूध वाला आ गया है, जाकर दूध लो। पिंकी ने बोला, दूध मुझे लेना पड़ेगा? तो ममता ने बोला, हाँ, मैंने तुम्हें आसानी के लिए रसोई का काम दिया था, ताकि तुम्हें किसी बाहरी काम में दिमाग ना लगाना पड़े। लेकिन अब तुमने अपनी खुशी से बाकी के सारे काम लिए हैं, तो करने तो पड़ेंगे ही, तो जाकर दूध लो। पिंकी अभी नींद में ही थी और उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था।
पर उसने खुद ही यह काम पसंद किया था। तो वह पतीला लेकर बाहर आ गई। दूध वाला पतीला देखकर हंसने लगा और बोला, भाभी इतने छोटे से पतीले में 3 लीटर दूध कैसे आएगा। ममता रोज सुबह 5 बजे दूध लेकर गर्म करके रख देती थी, जिस वक्त सब लोग नींद के आगोश में रहते थे। ममता तो वैसे भी जल्दी उठती थी क्योंकि उसके बच्चों को 8 बजे से स्कूल जाना होता था। पिंकी ने दूध लेकर रसोई घर में रख दिया था और सोने चली गई थी। ममता जब रसोई घर में गई अपने बच्चों को दूध देने के लिए तो देखा कि दूध फट चुका है, क्योंकि पिंकी ने दूध को बिना गर्म किए रख दिया था। ममता ने सोचा, अब बच्चों को कौन सा दूध देगी, दूध तो फट चुका है। खैर उस दिन ममता ने बच्चों को बिना दूध दिए ही स्कूल भेज दिया और उन्हें लंच दे दिया। जब पिंकी रसोई में आई चाय बनाने के लिए तो उसे दूध नहीं मिला। पिंकी की आदत थी सुबह उठकर अपने लिए 1 कप चाय बनाकर पीती थी, उसके बाद ही उससे कोई काम होता था। घर के सारे लोग 9 बजे ही चाय पीते थे। पिंकी ने जब देखा कि दूध फट चुका है तो वह चुपचाप वहाँ से चली गई। 9 बजे सब लोगों ने चाय मांगनी शुरू की तो पिंकी ने ममता से बोला, दीदी आपने अभी तक चाय नहीं बनाई क्या, रसोई की जिम्मेदारी तो आपने ली है ना। तो ममता ने बोला, हाँ नहीं बनाई, क्योंकि दूध फट गया है और दूध की जिम्मेदारी मेरी हुआ करती थी और अब उसे उबालने की जिम्मेदारी भी मेरी थी, जो कि अब तुम्हारी है। और तुमने दूध नहीं उबाला तो दूध फट गया है और अब दूध का इंतजाम करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है, तब चाय बनाना मेरा काम है। पिंकी ने बोला, तो मैं दूध कहाँ से लाऊं। ममता ने बोला, वह तुम जानो, तुम्हारा काम है। मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन समझकर धीरे धीरे सब कुछ सिखाना चाहती थी, पर तुमने मुझे बहन नहीं समझा, सिर्फ एक जेठानी समझा और मुझसे हमेशा हक और हिस्से की बातें की। तो अब तुम जानो, मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ कि दूध आ जाए तो मैं सबको चाय दे दूँ, क्योंकि इतने दिनों तक सास की तो सुनी है, अब देवरानी की भी सुनूँ, यह तो नहीं होने वाला। पिंकी को समझ में आ गया था कि उसने जोश जोश में ममता को कई बार बहुत कुछ बोल दिया था और कोई भी एक हद तक ही बर्दाश्त करेगा। वह तो देवरानी होकर ममता की कोई भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, तो ममता से कैसे उम्मीद करेगी कि वह देवरानी की बातें बर्दाश्त करे। पिंकी को अभी ठीक से पता नहीं था कि दूध कहाँ मिलेगा, क्योंकि अभी वह इतना सब कुछ समझ नहीं पाई थी। उसने तो सीधे सीधे ममता से सारे घर की जिम्मेदारी ले ली थी। फिर भी ममता ने पिंकी को दूध वाले का नंबर सेंड किया, साथ ही साथ एक दुकान वाले का नंबर भी सेंड किया, लेकिन पिंकी तो अपने ही गुमान में थी। उसने झोला उठाया और दूध लेने बाहर निकल पड़ी। जब वह दूध वाले के पास पहुंची तो दूध वाले ने बोला, भाभी आप क्यों आई दूध लेने के लिए, फ़ोन कर दिया होता तो मैंने दूध घर पहुंचा दिया होता। तो पिंकी ने बोला, अरे नहीं मुझे और भी कुछ काम था, और चुपचाप दूध लेकर घर आ गई। ममता ने पिंकी को अब कुछ भी बोलना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि भले ही पिंकी को वह अपनी छोटी बहन समझती है, लेकिन पिंकी उसे बस अपनी जेठानी समझती है, अपनी एक हिस्सेदार समझती है। इसलिए ममता ने भी अब झुकना गंवाना पसंद नहीं किया। ममता नाश्ता बनाने लगी, तभी पिंकी की सास बाहर निकली और बोली, अभी तक कपड़े मशीन में नहीं डाले, क्या कर रही हो दोनों बहू, मैं ही सारा काम करूँगी क्या। ममता ने कोई जवाब नहीं दिया। पिंकी सामने खड़ी थी, सासू माँ ने उसे अच्छा खासा सुनाया। ममता ने चुपचाप नाश्ता बनाकर सबको नाश्ता करवाने लगी और नाश्ता करवाकर वह अपने रूम में चली गई। तब तक काम वाली आ गई। पिंकी छत पर कपड़े डाल रही थी, काम वाली बर्तन धोने लगी तो सासू माँ ने चिल्लाया, काम वाली बर्तन धो रही है, तुम छत पर क्या कर रही हो, उस पर नज़र कौन रखेगा। जब तक वह बर्तन धोकर और झाड़ू पोछा करके चली ना जाए उसके साथ साथ रहो, नहीं तो वह हाथ की सफाई कर देगी। पिंकी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वह जल्दी जल्दी कपड़े डालकर नीचे आ गई और काम वाली के साथ लगी रही, तब जब जब तक काम वाली काम करके गई नहीं। पिंकी को लग रहा था कि ममता ने बहुत ही चालाकी से उसे किचन की जिम्मेदारी दे दी है, ताकि तीनों टाइम का खाना वह बनाए और वह खुद दिन भर आराम करे। पर अब पिंकी को समझ में आ रहा था कि ममता कितना काम करती थी। पिंकी काम वाली के जाने के बाद अपने कमरे में जाने ही वाली थी कि ममता ने पिंकी से बोला, पिंकी सुबह कुछ सब्जियां थी जो मैंने नाश्ते में बना दी, दोपहर के लिए कोई भी सब्जी नहीं है और ना ही रात के लिए, और ना ही घर में कोई फल है। तुम्हें जाकर सब्जी और फल लाने पड़ेंगे, या फिर जैसे तुम्हें लेना हो ले लो, यह तुम्हारा काम है। पिंकी को बहुत ज़ोर का गुस्सा आ रहा था कि उसे तो एक पल भी आराम करने का मौका ही नहीं मिल रहा। तभी बाहर से सब्जी और फल वाले की आवाज़ आई। पिंकी ने सोचा, चलो अच्छा है सही समय पर यहाँ आ गया, और उसने जाकर पूरे हफ्ते के लिए सब्जियाँ और फल उससे ले लिया और सोचा कि अब एक हफ्ते तक फल और सब्जियाँ लाने का झंझट ही नहीं रहेगा। लेकिन पिंकी को अंदाज़ा नहीं था कि एक हफ्ते में ये फल और सब्जियाँ फ्रिज में रखे रखे गल कर ख़राब हो जाएगी और वह पैसे बेकार हो जाएंगे। साथ ही साथ पिंकी को
यह भी नहीं पता था कि यह ठेले वाला बहुत ही महंगी फल और सब्जियां देता है, जिससे कि घर का बजट खराब हो जाएगा। पिंकी सब्जियां किचन में रखकर और फिर अपने कमरे में आराम करने के लिए जा ही रही थी, तभी धोबी कपड़े प्रेस करने के लिए लेने आ गया और आवाज़ लगा दी। ममता ने बोला, जाओ धोबी को प्रेस के लिए कपड़े दे दो। पिंकी को अब बहुत ही ज़ोर का गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कि वह तो एक पल के लिए भी आराम ही नहीं कर पा रही। धोबी को कपड़े देकर वह आ ही रही थी कि सासू माँ ने पिंकी से बोला, बगल वाले घर में बच्चे ने जन्म लिया है, जाकर बच्चों के कपड़े ले आओ। मुझे कपड़े लेकर पड़ोस में जाना है। सासू माँ से तो कुछ भी जवाब तलब करने का कोई मतलब ही नहीं था। पिंकी चुपचाप मार्केट के लिए निकल गई और उसने बहुत ही महंगे कपड़े खरीद लिए, जिसे देखकर सासू माँ बहुत चिल्लाई कि इतने महंगे कपड़े कौन देता है। पिंकी अभी मार्केट से आके सासू माँ के ताने सुन ही रही थी कि धोबी प्रेस किए हुए कपड़े लेकर आ गया। पिंकी ने कपड़े ले लिए और धोबी ने जितने पैसे बोले उतने उसे दे दिए। सासू माँ एक बार फिर उसके ऊपर चिल्लाई, तुमने बिना गिने कपड़े ले लिए, अगर उसने कोई कपड़े गायब कर दिए हो तो, और तुमने बिना गिने और बिना जोड़े पैसे भी उसे दे दिए जितना कि उसने बोला, अगर उसने ज़्यादा हिसाब लगाया हो तो तुम तो मेरा घर लुटवा कर ही मानोगी। और फिर पिंकी को अच्छा खासा सासू माँ ने सुना दिया। पिंकी को तो अब बिल्कुल रोना ही आ रहा था कि वह किस झंझट में पड़ गई है। अच्छा खासा 3 वक्त का खाना बना रही थी, पर उसने आमवेल मुझे बार वाला हिसाब कर लिया था और बिना कुछ जाने सारे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। अब पिंकी ने सोचा, चलो थोड़ा आराम कर लेती हूँ, और ममता भी किचन में दोपहर का खाना बनाने के लिए गई। इतनी ढेर सारी सब्जियां और फल देखकर ममता समझ गई पिंकी को दोबारा सासू माँ से डांट पड़ने वाली है, क्योंकि यह सारी फल और सब्जियां तो खराब होगी ही। दोपहर को खाना खाने के बाद पिंकी को 1 घंटा सोने की आदत थी, पर जैसे ही दोपहर का खाना खत्म हुआ, काम वाली बर्तन धोने के लिए आ गई और पिंकी को फिर से उसकी रखवाली के लिए बैठना पड़ा। पिंकी अंदर ही अंदर बहुत चिढ़ रही थी कि वह किस झंझट में पड़ गई है। अभी काम वाली गई ही थी कि सासू माँ ने बोला, छत से कपड़े उठा कर ले आओ, नहीं तो धूप में खराब हो जाएंगे और सारे महंगे कपड़े हैं, उनका रंग हल्का पड़ जाएगा। तो पिंकी छत पर चली गई कपड़े उठाने के लिए। कपड़े उठाकर पिंकी फिर अपने रूम में जाने को थी कि सासू माँ ने बोला, मैं बगल वाले घर में जा रही हूँ बच्चे को देखने के लिए, जल्दी से मेरी साड़ी प्रेस कर दो। अब वह सासू माँ की साड़ी प्रेस करने लगी और अंदर ही अंदर उसे लग रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती की ममता से पंगा लेकर। ममता ने तो उसे उसके हिसाब से काम दिए थे और उसने ही हिस्से बंटवारे और अपने हक की बात की थी। पिंकी अभी साड़ी प्रेस कर ही रही थी कि ममता ने आकर बोला, बच्चों के स्कूल की फीस और बिजली का बिल भी भरना है, वक्त पर भर देना। पिंकी ने बोला, हाँ मैं भर दूंगी। पिंकी को लग रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सासू माँ की साड़ी प्रेस करके वह रूम में आकर थोड़ी देर बैठी ही थी कि ममता ने बोला, शाम के दिए बाती का वक्त हो गया है, जाकर भगवान का दिया लगा दो। पिंकी को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका था कि ममता दिन भर उससे कहीं ज़्यादा काम करती है और उसने किचन का काम बहुत सोच समझ कर उसे दिया था ताकि उसके ऊपर ज़्यादा काम का बोझ ना पड़े। लेकिन पिंकी तो अपने माँ और भाभी के कहे अनुसार अपना हक जता रही थी और घर की मालकिन बनना चाहती थी। खैर पिंकी ने पंगा तो ले ही लिया था, तो निभाना तो उसे था ही। इधर पिंकी रोज़ महंगे फल और सब्जियां खरीद रही थी, जिनमें से आधे से अधिक खराब हो जाते थे और वह फिर दोबारा खरीद लेती थी। कई बार बोलने पर भी उसने स्कूल की फीस और बिजली का बिल भी नहीं भरा था और उसके देर से सोने की आदत की वजह से रोज़ दूध भी फट रहा था और दोबारा दूध लाना पड़ रहा था, जिससे कि फल सब्जी और दूध के दुगने पैसे लग रहे थे। धोबी का हिसाब भी वह बिना किए उसके मुँह मांगे पैसे दे रही थी और धोबी भी अच्छी हाथ की सफाई कर रहा था। इधर काम वाली भी देख रही थी कि पिंकी उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, तो वह भी किचन में अच्छी खासी हाथ की सफाई कर लेती थी और किचन का राशन महीना पूरा होने से पहले ही खत्म होने को था। जो चीज़ें महीने में एक बार मंगवाई जाती थी, अब वह 2 बार आ रही थी। अभी महीना बचा था कि सासू माँ का पैसों का डब्बा खाली हो गया, जिसमें कि इस महीने के खर्च के पैसे थे और पिछले घर खर्च से बचे हुए भी काफ़ी पैसे थे। लेकिन पिंकी ने सब कुछ खत्म कर दिया था और अभी महीने में 10 दिन बाकी थे। साथ ही साथ बच्चों की फीस और बिजली का बिल भी नहीं भरा गया था। बच्चों के स्कूल से और बिजली विभाग से मैसेज आ गया कि अब पेनाल्टी लगेगी, क्योंकि ड्यू डेट बीत चुकी है। सासू माँ ने जब बच्चों की फीस
और बिजली के बिल में पेनाल्टी वाला मैसेज देखा तो पिंकी को अच्छा खासा सुनाया कि वक्त पर बच्चों की फीस और बिजली का बिल क्यों नहीं जमा किया गया। पिंकी के पास कोई जवाब नहीं था। वह तो यह बिल्कुल नहीं बता सकती थी कि घर खर्च के पैसे वाले डब्बे में पैसे बचे ही नहीं हैं और अभी महीने के 10 दिन बाकी है। पिंकी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। ममता से भी वह कुछ बोल नहीं सकती थी क्योंकि ममता अब उससे ज़्यादा बात ही नहीं करती थी, क्योंकि ममता ने देख लिया था कि वह भले ही उसे अपनी छोटी बहन समझती है पर पिंकी उसे कोई इज्जत नहीं देती। आत्मसम्मान तो ममता का भी था। पिंकी ने चुपचाप अपने पास से पैसे डब्बे में डाल दिए और उससे बिजली का बिल और बच्चों की फीस भर दी और बाकी महीने का खर्च भी उसने उसी से चलाया। इन सब घर के कामों में पिंकी इतना ज़्यादा थक जाती थी कि वह परेशान हो जाती थी और उसे आराम करने का तो बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता था। साथ ही साथ उसकी फिजूल खर्ची और लापरवाही के कारण उसके खुद के लगभग 15,000 रुपये घर खर्च में निकल गए थे। पिंकी को लग रहा था इस तरह से वह तो कंगाल हो जाएगी और खुद के पैसों से वह कितने दिनों तक घर खर्च में लगा सकती है। आखिर उसके पास भी कितने पैसे हैं। पिंकी ने सोचा अगले महीने वह ममता से बात करके दोबारा किचन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेगी। और जैसे ही महीना ख़त्म हुआ पिंकी ममता के पास गई और बोली, दीदी यह घर आप ही संभालो, मेरे से नहीं होने वाला, वापस मैं किचन की जिम्मेदारी संभालना चाहती हूँ। तो ममता ने बोला, समझ क्या रखा है तुमने मुझे, जब तुम जैसा बोलोगी वैसा ही होता रहेगा क्या। मैं तुम्हारी कोई नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारे हुक्म के अनुसार चलूँ। पिंकी को ममता से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। पहली बार तेज़ आवाज़ में ममता ने पिंकी को जवाब दिया था। पिंकी ने सोचा कि मैं कोई जेठानी की नौकर थोड़ी ना हूँ। उसने भी बोला, मैं भी सारे घर के काम करने वाली नहीं हूँ, मैं इस घर की नौकर नहीं हूँ। इससे अच्छा हम दोनों अपने अपने काम अलग कर लेते हैं और अपना अपना चूल्हा भी अलग कर लेते हैं। दोनों अपने अपने काम करेंगे, सारी टेंशन ही खत्म। तब तक पिंकी की सास वहाँ आ गई और बोली, हिम्मत कैसे हुई अलग अलग चूल्हा की बात करने की। अभी इस घर की मालकिन मैं और तेरे ससुर जी हैं और दोनों बेटे हमारा बिजनेस ही संभालते हैं। अलग होना है तो अपना कमाओ और अपना खाओ, क्योंकि दुकान के मालिक तो तेरे ससुर जी ही हैं और घर की मालकिन मैं हूँ। पिंकी ने बोला, इतने सारे घर के काम मैं नहीं करने वाली, आपको जो करना है कीजिए। पिंकी की माँ और भाभी ने जैसा उसे सिखाया था कि तू उस घर की बहू है, बराबर की हकदार है, तो हर चीज़ पर अपना हक जमाना। पिंकी उसी के अनुसार बातें कर रही थी और अपने हिस्से की बात बार बार कह रही थी। पिंकी के ससुर जी बहुत ज़ोर से बोले, आज तक बड़ी बहू ने हिम्मत नहीं की हिस्से बंटवारे की बात करने की, और तुझे आए 2 महीने हुए नहीं, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। इतने सालों से बड़ी बहू अकेले ही इस घर को संभाल रही है, उसने तो आज तक कुछ भी नहीं बोला और तुझे 2 महीने में ही तकलीफ होने लगी। काम तो तब भी उतना ही था, आज भी उतना ही है, बल्कि बड़ी बहू तो अकेले ही सारा घर संभालती थी, अब तो तुम लोग 2 हो, फिर भी परेशानी हो रही है। पिंकी की सास ने भी यही सारी बातें बोली तो पिंकी ने बोला, वह सब मुझे पता नहीं, अब हम एक साथ नहीं रह सकते, मुझे अलग होना है। पिंकी के ससुर जी ने साफ साफ बोला, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई हिस्सा बंटवारा नहीं होगा। हाँ, मेरे मरने से पहले मैं सब कुछ हिसाब से बांट कर जाऊँगा, लेकिन अभी नहीं। तुम्हें अलग होना है तो शौक से रहो, पर अपना घर अलग लेकर। और अपने पति से बोलो अपनी नौकरी का कोई और इंतजाम कर ले, वह मेरी दुकान पर काम नहीं कर सकता। पिंकी ने बोला, ऐसे कैसे हम अलग घर में रहें। पिंकी की सास ने बोला, क्योंकि यह तुम्हारा फैसला है और यह घर हमारा है और इस घर में वही होगा जो हम चाहेंगे, और दुकान तुम्हारे ससुर जी की है तो वहाँ पर भी वही होगा जो तुम्हारे ससुर जी चाहेंगे। जब हिस्से बंटवारे की ज़रूरत होगी तो हम बिना बोले ही कर देंगे, पर अभी नहीं। और अगर अभी तुम्हें अलग हो रहा है तो अपने दम पर अलग रहो। पिंकी को लगा ऐसा करने में तो उसका ही नुकसान है, इसलिए वह चुप हो गई। लेकिन अब तक ममता के आत्मसम्मान को बहुत ज़्यादा ठेस लग चुकी थी। अब ममता ने बोलना शुरू किया कि मम्मी जी, पापा जी, दुनिया यही कहती है कि जेठानी पहले आती है तो सारे घर पर अपना हक जमा कर रखती है और अपना हुक्म चलाती है, और देवरानी बाद में आती है तो जेठानी आराम करती है या अलग हो जाती है तो देवरानी के ऊपर सारे घर की जिम्मेदारी डाल दी जाती है। पर क्या यह सच है? आप खुद देख कर बोलिए। मैंने तो पिंकी को छोटी बहन जैसा प्यार दिया। हर घर में जेठानी पहले आती है और सारे घर की जिम्मेदारी अकेले संभालती है, और देवरानी जब आती है तो जेठानी उस घर में पहले से ही होती है और 2 लोग मिलकर घर की जिम्मेदारी संभालते हैं। तो देवरानी को ज़्यादा काम करना पड़ता है या जेठानी को, यह आप खुद सोच कर देखिए। और जब देवरानी आती है तब तक सास ससुर के तेवर भी काफ़ी कम हो चुके रहते हैं, यह आप भी जानती हैं और मैं भी।
मम्मी जी, पापा जी, आप लोगों को याद है ना, जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी, मम्मी जी का रोब इससे कहीं ज़्यादा था। कितनी बंदिशों में रखती थी वह मुझे, याद है ना मम्मी जी? क्या देवरानी के लिए आपने वह बंदिशें लगाई? नहीं ना? कितने बुरी तरीके से बात करती थी आप मुझसे, याद है ना पापा जी? पिंकी से कभी उस तरीके से बात की? मैं अकेले सुबह से लेकर शाम तक किचन और घर की सारी जिम्मेदारियां संभालती थी। क्या पिंकी ने कभी एक साथ यह सारी जिम्मेदारियां संभाली है? वह तो आते ही हिस्से और बंटवारे की बात करने लगी है। याद है ना मम्मी जी? मैं पेट से थी, उल्टियाँ होती रहती थी, फिर भी किचन में लगी रहती थी। एक निवाला तक पेट में रुकता नहीं था मेरे, लेकिन फिर भी सारे घर के काम करती थी। कौन था उस वक्त मेरी मदद करने के लिए? लेकिन सबको लगता है कि जेठानियाँ तो बस आराम करती हैं। अगले 9 महीने तक मुझसे घर के सारे काम करवाए थे आपने, ताकि बच्चा आराम से हो जाए। उस वक्त तो घर पर काम वाली बाई भी नहीं थी। आपको तो याद ही होगा मम्मी जी। और आज सारी सुख सुविधा होने के बाद भी पिंकी को लग रहा है कि मैंने उसके ऊपर ज़्यादा काम डाल दिए, जबकि अभी काम तो 2 लोगों में बटा हुआ है। मैंने तो अकेले 10 सालों तक कितने काम किए हैं, और मैं किससे शिकायत करती? पर फिर भी देवरानी को लगता है कि जेठानियाँ बस हुक्म चलाती है और आराम करती है, क्योंकि जेठानी जिस वक्त ससुराल में अकेली बहू रहती है, तो देवरानी ने देखा ही नहीं होता है कि जेठानियों ने क्या क्या झेला है। क्यों, सही बोल रही हूँ ना मम्मी जी? पिंकी के पास ममता की बातों का कोई जवाब नहीं था, और वह चुपचाप खड़ी थी। लेकिन ममता आज चुप होने वाली नहीं थी। ममता ने बोला, बहुत सहन कर लिया मैंने, अब मैंने भी एक फैसला लिया है। ममता ने बोला, हर घर की यही कहानी है कि जब भी देवरानी आती है उसका यही कहना होता है कि यह जेठानी का राज चलता है, और वह तुरंत ही अलग हो जाती है, जबकि जेठानी इतने सालों तक सबको साथ में लेकर चल रही होती है, सबके नखरे उठा रही होती है, लेकिन जेठानी की कोई हैसियत ही नहीं होती। साथ ही साथ कई घरों में यह भी होता है कि सास ससुर को छोटी बहू ज़्यादा प्यारी हो जाती है, क्योंकि इतने सालों में बड़ी बहू से उनके काफ़ी बहस हो चुकी रहती है, और वह उन्हें पसंद नहीं होती। इसलिए छोटी बहू के आने के बाद अक्सर सास ससुर को लगता है कि बड़ी बहू से तो हमारी नहीं बनने वाली, इससे हमें बनाकर रखना होगा, क्योंकि उनके पास और कोई चारा भी नहीं होता। इसलिए उन्हें छोटी बहू प्यारी लगने लगती है, और बड़ी बहू की कोई हैसियत नहीं रहती, सिवाय तारों के उसे कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए अब मैंने भी एक फैसला किया है। ममता आज बहुत ही गुस्से में थी। उसने पिंकी से बोला, पिंकी, तुमने हमेशा मुझे अपनी जेठानी समझा, जबकि मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन समझकर तुम्हारी पहली रसोई में की गई गड़बड़ को इतनी आसानी से संभाल लिया था। यदि मैं जेठानी होती ना, तो सारे घर में यह बात फैला देती, लेकिन मैंने आज तक किसी को यह जानने नहीं दिया। पर आज मैं बताऊंगी, क्योंकि जब तुम देवरानी बनकर रह सकती हो, तो मैं भी जेठानी बनकर ही बोलूंगी। तुमने पहली रसोई में सारा खाना खराब कर दिया था, याद है ना? और जिस पूरी सब्जी का नेक तुम्हें मिला था, वह मैंने बनाया था। तुमने बस खीर बनाई थी, जिसमें कि कोई स्वाद नहीं था, याद है ना? या भूल गई? पिंकी के पास आज कोई जवाब नहीं था। क्या तुमने एक बार भी सोचा, इतना सारा खाना जो तुमने खराब किया था उसका क्या हुआ? क्योंकि यदि मैं इतना सारा खाना फेंकती, तो सासू माँ को जरूर पता चल जाता, और फिर तुम्हारी खैर नहीं थी। अगले दिन नाश्ते में जो पकौड़ियाँ सबने खाई थी ना, वह तुम्हारे खराब किए हुए पुलाव और सब्जी को मिलाकर बनाई गई थी, जिसकी सबने बहुत तारीफ की थी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा था ना कि इतना खाना तुमने बर्बाद किया था वह कहाँ गया? क्योंकि मैंने उसे फिर से खाने के लायक बना दिया था, कुछ भी फेंका नहीं था, ताकि सासू माँ को पता ना चल सके कि तुमने क्या किया है। लेकिन फिर भी तुमने मुझे हमेशा जेठानी ही समझा। मैं तुम्हारी सहूलियत के लिए तुम्हें रसोई के काम दिए थे, क्योंकि रसोई में वैसे भी बस 3 वक्त का खाना बनाना था। इससे तुम्हारी पाक कला भी अच्छी हो जाती और तुम्हें ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती। लेकिन तुम्हें लगा कि मैं मालकिन बनने के लिए तुम्हें यह सारे काम दे रही हूँ, इसलिए तुमने बोला कि तुम बाकी का घर संभालोगी, और तुम्हें जल्दी ही पता चल गया कि रसोई संभालना ज़्यादा आसान था या बाकी घर की जिम्मेदारियाँ। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि घर खर्च के पैसे महीने की 20 तारीख को ही तुमने खत्म कर दिए थे, और डब्बे में पहले से पड़े हुए पैसे भी तुमने खत्म कर दिए थे, और तुमने अपने पास से पैसे मिलाकर घर का खर्च चलाया है। लेकिन यह बात भी मैंने कभी किसी को नहीं बताई। तुमने कितनी सब्जियां और फल सड़ा कर फेंके हैं, लेकिन यह बात भी मैंने कभी किसी से नहीं बताई। लेकिन अब मैं चुप रहने वाली नहीं। मेरा भी आत्मसम्मान है। यदि तुम इस घर की बहू हो, तो मैं भी इसी घर की बहू हूँ। तुम हक की बातें करती हो, तो कान खोल कर सुन लो। जितना हक तुम्हारा है, उतना ही हक मेरा भी है। जेठानी हो तो क्या हुआ, हर वक्त यह ताना सुनना कि जेठानी ने सारे घर पर कब्जा करके रखा हुआ है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्योंकि सच्चाई यह है कि जेठानी घर पर कब्जा करके नहीं रखती, बल्कि सालों तक घर की नौकर बनकर रहती है, और देवरानी आते ही खुद को घर का आधा हिस्सेदार मानकर चलती है। जब बराबरी की बात करती है, तो काम भी बराबरी के करने पड़ेंगे।
मैंने एक फ़ैसला लिया है। 10 साल तक इस घर को मैंने अकेले सँभाला है। अब मेरा फ़ैसला यह है कि पिंकी बार-बार यही बोलती है ना कि मैं इस घर में बराबर की हकदार हूँ। तो जो काम मैंने 10 सालों तक अकेले किए हैं, वह काम पिंकी 10 महीने तक अकेले करके दिखा दे और फिर यह बराबरी की बातें करे। जब मैं इस घर में आई थी तो सास-ससुर, पति और देवर थे और सारे घर के काम सासू माँ ने मेरे ऊपर डाल दिए थे। मैं भी नई रही थी, मुझे भी कुछ पता नहीं था। बहुत ताने सुने हैं मैंने सासू माँ के, बहुत गलतियाँ की थी उस वक्त मैंने, लेकिन मेरे सर के ऊपर किसी जेठानी का हाथ नहीं था जो मेरी गलतियाँ छुपा लेती। सारी डांट मैंने अकेले खाई है। अब मैं अपने बच्चे को लेकर मायके जा रही हूँ और 10 महीने तक वहीं रहूँगी। मेरे बच्चे वहीं से स्कूल जाएंगे। पिंकी के लिए वही माहौल होगा जो कि मेरे लिए था। पिंकी को ससुराल में उतने ही सदस्यों के लिए काम करना पड़ेगा जितनों के लिए मैंने किया था। मैं और मेरे बच्चे यहाँ नहीं रहेंगे, लेकिन मेरे पति यहीं रहेंगे। जिस तरह से मैंने देवर के लिए किया था, पिंकी को भी अपने जेठ के लिए करना पड़ेगा। मैं भी देखती हूँ कि पिंकी को मालकिन होने का कितना एहसास होता है, जो एहसास मैं पिछले 10 सालों से कर रही हूँ। ममता की सासू माँ ने बोला, यह कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। ममता ने बोला, बिल्कुल सही बातें कर रही हूँ। एक सीमा तक कोई बर्दाश्त कर सकता है और अपने से बड़ों की बात तो बर्दाश्त करता ही है। अगर अपने से छोटा आकर यह सोचे कि मैं बराबर का हकदार हूँ और वह भी बात बात पर आपको बातें सुनाए, तो हर किसी का आत्मसम्मान होता है। मैं मेरे बच्चे को लेकर मायके जा रही हूँ और 10 महीने तक यहाँ बिल्कुल नहीं आऊँगी, लेकिन मेरे पति यहीं रहेंगे। सासू माँ और ससुर जी ने बोला, पागल हो गई हो क्या? इस घर में वही होता है जो हम चाहते हैं, क्योंकि इस घर के मालिक अभी हम हैं। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें अपने मायके जाने की। दोनों बहू मिलकर आपस में प्यार मोहब्बत से इस घर को संभालो। लेकिन ममता अपनी जिद पर अड़ी थी और बोला, बिल्कुल संभालूंगी, लेकिन आत्मसम्मान के साथ, न कि यह ताने सुनकर कि मैंने जेठानी होने का फ़ायदा उठाया है और सब कुछ अपने कब्जे में कर रखा है। और साथ ही साथ देवरानी को भी यह एहसास दिलाना चाहती हूँ कि जेठानी जब घर में आती है उसके साथ क्या क्या होता है, क्योंकि यह सिर्फ मेरी देवरानी नहीं, दुनिया की हर देवरानी को भ्रम होता है कि जेठानियाँ ससुराल में मज़े करती है। अब मेरी बात कोई माने या ना माने, मैंने तो यह फैसला ले लिया है और मैं जा रही हूँ। मुझे आज कोई नहीं रोक सकता, नहीं तो आप लोग सोच भी नहीं सकते कि मैं कौन सा कदम उठा लूँगी। ममता के सास ससुर ने बोला, तो फिर हमारा भी फैसला सुन लो। तुम्हें अलग होना है, अपने मायके जाना है, चाहे जहाँ जाना है। अपने पति और बच्चों को लेकर जाओ। इस घर पर, हमारे बिजनेस पर तुम्हारे पति और बच्चों का कोई हक नहीं रहेगा। और वही बात मैं कह रहा हूँ जो कि मैंने पिंकी के अलग होने के जवाब में कही थी। ममता ने बोला, ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन यह मेरी जिद है, वह भी मैं अपने आत्मसम्मान के लिए, कि 10 महीने मैं मायके में रहूँगी, ना कि यह मेरे पति की जिद है। मैं मेरे पति से अलग होने को भी तैयार हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, अपना खर्चा चला सकती हूँ। आप बोले तो मैं आपके बेटे को तलाक भी दे देती हूँ। आप अपने बेटे और पोते पोतियों को अपने पास रखिए, मैं अपना खर्चा चला लूँगी। लेकिन इस घर में तो अब मैं 10 महीने के बाद ही आऊँगी, नहीं तो कभी नहीं आऊँगी। जैसा आप लोगों को ठीक लगे। अगले 10 महीने तो पिंकी को सब कुछ झेलना ही पड़ेगा, जो कि मैं पिछले 10 सालों से झेल रही हूँ। पिंकी और उसके सास ससुर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ममता इस हद तक आग बबूला हो सकती है और बात इतनी बिगड़ सकती है। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज़ की एक सीमा होती है। आज ममता के लिए सारी सीमाएं टूट चुकी थी। आज ममता का रौद्र रूप देखकर पिंकी और उसके सास ससुर की कोई हिम्मत नहीं थी ममता से बहस करने की। सब चुप थे। ममता ने अपने पति को फ़ोन लगाकर अपने फैसले के बारे में बताया और बिना अपने पति का जवाब सुने बच्चों को लेकर अपने मायके के लिए निकल गई। पिंकी से उसके सास ससुर ने कहा, यह सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा है। सब कुछ अच्छे से चल सकता था अगर तुम इतना हक और हिस्सेदारी की बातें नहीं करती। अब संभालो 10 महीने तक अकेले इस घर को, क्योंकि ममता भी अपनी जगह पर सही है। तुम्हें भी तो पता चले, एक बहू के सिर्फ हक ही नहीं होते, जिम्मेदारियां भी होती है। अगले ही दिन पिंकी के ऊपर घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारी एक साथ आ गई। पिंकी की हालत तो खराब हो गई। पिंकी को लगने लगा वह इतनी सारी जिम्मेदारियां 10 महीने तक कैसे उठा पाएगी। उसे तो ढंग से कुछ आता भी नहीं था। साथ ही साथ सासू माँ बात बात पर पिंकी को अच्छा खासा सुनाती थी। एक महीने में ही पिंकी को लगने लगा कि अब वह और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने ममता को फ़ोन लगाया और बोला, दीदी मुझे माफ़ कर दो, मैं मेरी गलती मानती हूँ, लेकिन मैं इस घर को नहीं संभाल सकती। मुझे समझ में आ गया पिछले 10 सालों में आपने कैसे इस घर को संभाला है। प्लीज़ दीदी वापस आ जाओ, हम दोनों मिलकर इस घर को अच्छे से संभाल लेंगे और मैं आपसे काफ़ी कुछ सीखूंगी भी, पर मैं अकेले इस घर को नहीं संभाल सकती। ममता ने बोला, क्यों पिंकी, 10 महीने की बात हुई थी, एक महीने में ये हालत ख़राब हो गई।
तब तक पिंकी की सासू माँ ने फ़ोन ले लिया और ममता से बोला, हाँ हालत ख़राब हो गई। अब जो सबक तुम अपनी देवरानी को सिखाना चाहती थी उसे समझ में आ चुका है, और अब कान खोल कर सुन लो। तुम्हारा गुस्सा भी ठंडा हो चुका है, और अब यह मत भूलो कि मैं तुम्हारी सास हूँ। चुपचाप घर आ जाओ। ममता भी 1 महीने से मायके में थी, उसका गुस्सा भी काफ़ी ठंडा हो चुका था। उसने बोला, ठीक है मम्मी जी, मैं कल ही वापस आती हूँ। अगले दिन ममता अपने ससुराल आ गई। ममता के ससुराल आते ही घर में अजीब सी रौनक आ गई थी, क्योंकि इतने सालों में सबको ममता की आदत पड़ी हुई थी, और अब पिंकी को भी ममता में जेठानी नहीं बल्कि बड़ी बहन नजर आ रही थी। पिंकी ने बोला, दीदी आप मेरी बड़ी बहन थी, है और हमेशा रहेगी। मेरी माँ और भाभी की बातों में आकर मैंने आपसे रिश्ते खराब कर लिए थे, लेकिन अब और नहीं। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। और ममता ने पिंकी से बोला, बिल्कुल, तुम भी मेरी छोटी बहन हो,